सो गुड इवनिंग एवरीवन। इस विशेष सत्र में आप सबों का स्वागत है। एंड आज ये पहला सत्र है। एंड मैंने आप सबों को प्रॉमिस किया था, जब हम लोगों ने फिटनेस क्लब फिटनेस ग्रुप बनाने के बारे में सोचा था, तो उस समय मैंने कहा था कि हम लोग महीने में कम से कम 2 मीटिंग इसकी करेंगे। और इस महीने से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, तो आज ये पहली मीटिंग है और आगे से हर महीने 2 बार हम लोग यह सत्र जरूर रखेंगे। और इस ग्रुप का जो बेसिक पर्पस है वह यह है कि वर्तमान समय में जिस तरह के माहौल में हम लोग जी रहे हैं, जो परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द हैं, उन परिस्थितियों में हम ठीक तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख नहीं पा रहे हैं। तो स्वस्थ रखने के लिए कौन से ऐसे काम किए जाने जरूरी हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी बदौलत हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, बस इसी विषय पे आपसे बात करेंगे। फ्रेंड्स, यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो लोग आ गए हैं उन सबों का स्वागत है, उन सबों का वेलकम है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने साल भर तक अगर हम लोग हर महीने 2 बार इस सत्र का हिस्सा बनते रहे, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में बदलाव आ सकता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो माहौल है, जो वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह का लाइफ स्टाइल हम लोग जी रहे हैं, जिस तरह के तनाव से, जिस तरह के स्ट्रेस से, जिस तरह के खान पान की शैली से और इन सारी चीजों से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल रिस्क पर है। और हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं ये, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को जब देखेंगे तो शायद ही आपको कोई ऐसा घर मिले जिस घर में कोई एक व्यक्ति आपको बीमार नहीं मिले। अधिकांश लोग तो बीमार होते भी हैं और उनको पता नहीं चलता। उनको लगता है कि वो फिट हैं, वो स्वस्थ हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके अंदर बीमारी का प्रवेश हो चुका होता है। तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे आप अपने हेल्थ को रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एंड और ये इस क्रम में चलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। उनमें से कुछ फैक्टर्स की आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। और जो पहला स्लाइड मैंने लगाया था, वह स्लाइड आपने जब देखा होगा तो उस स्लाइड का टाइटल जो था वह यही था। एक बार फिर से मैं आपके लिए लगा देता हूं, तो आप शायद उसको अच्छे से समझ पाए। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। है ना? हम लोग कहते तो हैं कि हम लोग यहाँ वहाँ इधर उधर मधेपुरा सहरसा इन जगहों पे रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा निवास जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर में होता है। और इस शरीर का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका ठीक तरीके से हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे साथ समस्याएं यूं ही आती और जाती रहेंगी। तो इसका ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके दूसरे स्लाइड में जो मैंने प्रमोशनल के तहत ही लगाया था, वह आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। वह है कि कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया जो है वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको हम और आप कुछ कर नहीं सकते। वह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यह तय है। लेकिन इस उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को इस उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्वस्थ रूप से आगे बढ़े, यह हमारे हाथ में होता है कि नहीं? यह हमारे हाथ में होता है। और इसके लिए हम बहुत सारी चीजों पे अगर नियंत्रण करें, सिंपल सिंपल चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे, तो यह हमारे हाथ में होता है। इसको आप अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड आप जानते ही हैं मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों का बहुत शौकीन रहा हूँ। तो बॉलीवुड में अगर फिटनेस का किसी को आइकॉन कहा जाए, तो आप जानते हैं कि वो अक्षय कुमार हैं। और अक्षय कुमार ने बहुत सारी जगहों पर यह साबित किया है कि अपने रूटीन को अगर सही तरीके से कर लिया जाए, अपने खान पान को, अपने डाइट को और इन सारी चीजों को, तो 53-54 की उम्र में भी कितना फिट रहा जा सकता है। आप सब जानते हैं उनके बारे में, कितने सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। लेकिन आइए एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि वह इस देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए। रुपेश भैया, अगर साउंड आ रहा हो तो हाथ उठा दीजिए। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो मुझे सब बोलते थे, यार इसको सिर्फ एक्शन ही आता है, ही जस्ट नोज एक्शन। I always think a change is the most important thing in anybody's life. Every time
anybody tries to put an image on me, I have always jumped to some other image. To be honest, I have just been myself. Being yourself, that is an extraordinary thing. जहां लोग दौड़ रहे हैं ना, वहां आप मत दौड़े, अपना अलग एक रास्ता बना लीजिए। अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अकेले हो जाइए, आप अपना अकेला कुछ करिए, कुछ ना कुछ सही होगा। करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है। और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। I am waiting to get up in the morning and start working. जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। My routine starts at morning 4 o'clock. यही एक मौका मिलता है 1 घंटे का 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ। And that is the best time when I think कि अब मैं क्या करूँगा। A person needs every day 1 घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके। उसके बाद 5 सवा 5 बजे कसरत शुरू करता हूँ, स्विमिंग करने चला जाता हूँ। 2 घंटे मुझे कहाँ अपने कसरत के लिए चाहिए। I work 8 hours a day. 8 hours is good enough. But in that 8 hours, I am on the set. I don't move away from the set. I don't go sit in my vanity van. I sleep every day at around 9:30. हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है। आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपने शरीर को कसरत करने के लिए। 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना। देखो आपकी सेहत कहां से कहां पहुंच जाएगी। सिंपल थिंग है, सिंपल। दिस इज ऑल इन योर हैंड्स। योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। योर लाइफ इज इन योर हैंड्स। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। We make it very complicated. बहुत सारी बातें इन्होंने बताई एंड सच कहिए तो इस वीडियो को खत्म कर दूं और यहीं से अपनी मीटिंग भी खत्म कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस 3 मिनट के वीडियो में ही उन्होंने कितनी सारी बातें कह दी है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि आप भी 4 बजे सुबह उठ जाएं, लेकिन फ्रेंड्स जितने सवेरे उठेंगे उतना सवेरे आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है आप जानते हैं। रात को लेट नहीं खाना, 6:30 बजे के बाद ये कह रहे हैं कि खाने की जरूरत नहीं है। इसको तो मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस में ले आऊं, और ज्यादातर दिन 7 बजे के बाद मैं भी नहीं खाता। ये मैंने एक अनकहा रूटीन बनाना शुरू कर दिया है और ये पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको फॉलो करूँ, है कि नहीं। ये एक बहुत ही बड़ी चीज थी, इसमें कितना अच्छा लिखा हुआ था, डिसिप्लिन। हाँ, अपने शरीर के लिए थोड़ा सा ये करना, और सिंपल है, बहुत सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड हमने और आपने इसको बना करके रखा है, हमने और आपको इसको बना करके रखा है। फ्रेंड्स, हम अक्षय कुमार तो नहीं बन सकते, आप जानते हैं, लेकिन अगर चीजों को समझें और चीजों को सही तरीके से करें, उनका फिट रहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री में उनको फिट रहना ही है, और इसलिए वो इतनी सारी चीजों को करते हैं। लेकिन क्या हम और आप अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? उससे पहले यह समझना जरूरी है कि स्वस्थ कहते किसको हैं, स्वास्थ्य किसको कहते किसको हैं। आइए कुछ स्क्रीन्स के माध्यम से समझते हैं स्वास्थ्य किसको कहते हैं। आइए, एक्सक्यूज मी, आइए देखते हैं कि ऑप्टिमल हेल्थ क्या है। देखते हैं कि आदर्श रूप से स्वास्थ्य कहते किसको हैं, एंड फिर उन पैरामीटर्स पे अपने आप को खड़ा उतारने की कोशिश करते हैं। देखिए,
मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे थोड़ा स्क्रीन चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, और यहाँ स्क्रीन आ गया है, बस तुरंत आपके स्क्रीन। तो एक शब्द है स्वास्थ्य और एक शब्द है आदर्श रूप से स्वास्थ्य, ऑप्टिमल हेल्थ। स्वास्थ्य, अगर हम पूछें कि स्वस्थ किसको कहते हैं, तो हम लोग जनरली एक डेफिनेशन ले लेते हैं, जो व्यक्ति बीमार नहीं है वह स्वस्थ है कि नहीं। लेकिन दोस्त, आदर्श रूप से जो स्वस्थ होता है ना, उसकी 3 अलग-अलग 4 अलग-अलग पिलर्स हैं। वो पिलर्स क्या हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। पहला पिलर है सही खान-पान, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, संतुलित भोजन जिसको बोलते हैं। क्या हम संतुलित भोजन ले रहे हैं, और इसको आगे चल करके अभी चेक करेंगे। दूसरा पिलर है जिसके बारे में अक्षय कुमार बहुत सीरियसली कह भी रहे थे, और हम सब लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है, एडिक्वेट रेस्ट, पर्याप्त आराम करना, पर्याप्त आराम करना। तीसरा है एक्सरसाइज करना, कितना, तो अभी आपसे बात करेंगे। और चौथा है आपकी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हो। ये 4 चीजें अगर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि आदर्श रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पर्याप्त आराम, एडिक्वेट रेस्ट। हम लोगों ने, अगर देखूं, मैं कुछ रिपोर्ट्स को जब सर्च कर रहा था, जब मैं गूगल पे जा करके, तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स आए थे। ये रिपोर्ट्स आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। पहला रिपोर्ट जो कहता है, वो कहता है कि अगर आप पर्याप्त आराम करते हैं, अगर आप आराम करते हैं, शरीर को देते हैं, तो ये करता क्या है कि शरीर को जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता है उसको कम कर देता है, और इसके कारण आप अपने शरीर का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो कुछ भी है उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल जो है वो ब्रेन पावर को रिक्वायर करता है, उसको जरूरत है। और जब हम थके होते हैं तो हमारा जो बॉडी है वह इनफ ग्लूकोज हमारे ब्रेन को नहीं डिलीवर करता, और इसीलिए हमको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आप देखिए यहाँ सबसे नीचे वाला लाइन लिखा हुआ है, कैन एडल्ट शुड स्लीप फॉर 7 to 8 hours अ नाइट। 7 से 8 घंटे की गहरी गाढ़ी नींद लेनी बहुत 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 आवश्यक है। और अगर किसी व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद वो नहीं ले पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह कहीं ना कहीं से शारीरिक रूप से बीमार हो गया है, वह स्वस्थ नहीं है। दूसरा, आप देखिए, एक डर्मेटोलॉजिस्ट का रिपोर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा। कहता है कि अगर आप 6 से 8 घंटे की गहरी गाढ़ी नींद नहीं लेते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, तो आपका बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल को ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। यह एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, और इसका काम क्या है कि आपके स्किन की सेल्स को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, डैमेज करेगा। और इसलिए आप अगर अच्छे से नहीं सोते हैं, तो आपका जो स्किन है वो पतला होता चला जाता है, रिंकल्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं, इलास्टिसिटी आपकी खत्म होने लगती है। और इसीलिए ये सेकंड लाइन में यहाँ कहता है कि गेट इनफ रेस्ट एंड स्लीप, दिस विल मेक योर स्किन रिमेन्स थिक, मोर इलास्टिक एंड लेस लाइकली टू रिंकल। इसको हम लोगों ने समझना बहुत 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 जरूरी है। वैसे भी आपको, मैं तो कभी कभी कविताओं और दोहों में ज्यादा विश्वास करता हूँ, और उन चीजों को पढ़ता रहता हूँ, तो कुछ चीजें निकल करके आती हैं। कहीं पे दोहा में पढ़ रहा था, और उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग संग, तन भी रहे निहाल। हाँ, निढाल है कि नहीं, निहाल नहीं, निढाल है ना। निहाल तो अच्छे सेंस में होता है, निढाल यानी कि एकदम थक हार करके चूर हो गया। तो ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि 6 से 8 घंटे की गहरी गाढ़ी नींद हमारे प्रॉपर हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो पैरामीटर था वह था एक्सरसाइज एंड फिटनेस। अगेन, मैंने कहीं पे एक हार्वर्ड का जो है उसका हेल्थ रिपोर्ट पढ़ रहा था, आप देख भी रहे हैं ऊपर में दे रहा है। उसका जो गूगल का जो लिंक है वो health.harvard.edu, उसमें कहता है कि एक्सरसाइज एंड फिटनेस में कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर योर हेल्थ। सोच करके देखिए, एक्सरसाइज किस किस चीज में आपको हेल्प करेगा, आपके एपेटाइट को कंट्रोल करने में, आपके मूड को बूस्ट करेगा, आपके स्लीप को इंप्रूव करेगा। हाँ, अब देखिए ये दोनों आपस में रिलेटेड भी हो गए। आपको गहरी गाढ़ी नींद नहीं आ रही थी ना, अगर आप एक्सरसाइज रोज करते हैं तो आपके नींद को भी बेहतर करने में ये मदद करता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक ये कर रहे हैं, ये आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करेगा, स्ट्रोक आने के चांसेस कम हो जाएंगे, डायबिटीज का चांसेस कम हो जाएगा, डिमेंशिया, डिप्रेशन, बहुत तरह के कैंसर, इन सबों के होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। और इसीलिए एक्सरसाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। कितना एक्सरसाइज करें, अगेन ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है।
मैं इसी रिपोर्ट का ये देते हुए आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि देखिए यहाँ लिखा है एटलीस्ट 150 मिनट्स, नहीं घबराइए नहीं, रोज 2.5 घंटे नहीं है ये है एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, यानी हल्के एक्सरसाइज जो होते हैं, जैसे आप योगा में जो प्राणायाम करते हैं, जैसे आप चलना जो करते हैं, वॉकिंग जो करते हैं तेज तेज और या धीरे धीरे, इन सबों के तरह का अगर करते हैं तो 150 मिनट। और अगर आप रिगोरस एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, फास्ट रनिंग, थोड़ा सा पुशअप, थोड़ा सा ये सारी चीजें, तो 75 मिनट्स ऑफ रिगोरस एक्सरसाइज लाइक रनिंग और एन इक्विवेलेंट मिक्स ऑफ बोथ, या दोनों को मिला के आप करें एवरी वीक है भाई, ये पर डे नहीं था। तो 150 मिनट पर सप्ताह, एक दिन अगर आप रेस्ट ले लेते हैं, 6 दिन ही करते हैं, तो 25 मिनट रोज, 25 मिनट रोज वॉकिंग करना या आपका योगा करना या आपका डांस करना, बहुत तरह के फॉर्म हो सकते हैं, ये अगर आप करते हैं तो आपकी फिटनेस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और बहुत तरह की बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। कौन से एक्सरसाइज, कितने तरह का फॉर्म होता है, ये सब आप लोग जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एरोबिक्स, वॉकिंग, योगा, स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, दुनिया भर के एक्सरसाइजेज हैं, इसमें से जो भी आपको सुटेबली अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। कुछ नहीं अवेलेबल है तो रोज निकल करके घर से अगर 20 मिनट 25 मिनट टहलने की बात हो तो उसको करने में क्या दिक्कत है, उसको करने में क्या दिक्कत है, हाँ? इसको समझना है ना। वो किसी दोहे में कहा था ना कि दिन में अगर टाइम नहीं मिला तो रात में खाने के बाद ही कर लीजिए। करता है, कहता है कि भोजन करके रात में घूमे कदम 1000, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। हाँ भोजन करके रात में घूमे कदम 1000, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। आप ही लोग तो उनके व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। मैं भी देता था, अब सीख गया हूँ, अब नहीं, कोशिश करता हूँ कि नहीं हो, और इसीलिए डॉक्टर्स के पास जल्दी जाने की नौबत नहीं आती, है ना। तो आपको ये एक्सरसाइज फॉर्म याद करना है कि 25 मिनट रोज, सप्ताह में 6 दिन, एक दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, एक दिन का रेस्ट लिया जा सकता है, तो यह आपको बहुत ही मदद करेगा। तीसरा जो पॉइंट था वो था पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगेन, अब इस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का क्या बेनिफिट है, इसके पॉजिटिव थिंकिंग का क्या बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ता है। इंक्रीज लाइफ स्पैन, लोअर रेट्स ऑफ डिप्रेशन, लोअर रेट्स ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब आपके जीवन की जो अवधि है वह बढ़ जाएगी, आपका डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, डिस्ट्रेस में अगर रहते हैं तो कम हो जाएगा, आपका कॉमन कोल्ड से जो आपको एलर्जी और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी ठीक होने लगता है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेल बीइंग जो है वो इंप्रूव हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पॉजिटिव थिंकिंग से उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, आपका अगर कोई कठिनाई आई है, अगर किसी तरह का तनाव आया है और आप पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति बन गए हैं, तो वह आपको उसमें हेल्प करता है, उससे लड़ने में, उससे निपटने में आपकी मदद करता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब नाउ अगेन, अब ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आएगा कहाँ से भाई? तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आने का जो तरीका है वह है कि आप सकारात्मक सोच की किताबें पढ़िए, आप अच्छी-अच्छी सीडीज सुनिए, आप अच्छे-अच्छे सीरियल्स देखें, आप अच्छे-अच्छे लोगों के संगत में रहें, आप वैसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दें जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। यही सारी चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाने में, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लाने में मदद करेगा, मदद करेगा, मदद करेगा। फ्रेंड्स, अब आता है सबसे लास्ट में, वह है बैलेंस डाइट। और इनफैक्ट ये लास्ट में तो है, लेकिन सच पूछिए तो आज के समय में सबसे ज्यादा समस्याओं का जड़ अगर कुछ है तो वह यही है, वह यही है संतुलित भोजन का अभाव होना। आप देखिए क्या लिखा है कि अगर कोई अनबैलेंस डाइट लेते हैं तो वह कौन-कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, टूथ डिके यानी दांतों का कम होना, दांत का जो है ये क्षय होना, कोरोनरी हार्ट डिजीज होना, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, मैलन्यूट्रिशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी समस्याएं जो हैं वो बेसिकली अनबैलेंस डाइट के कारण है। और आप जानते हैं कि अभी के समय में 99% बीमारियां असंतुलित खान पान के कारण ही है। और इसी को, जो न्यूट्रिशन की जो कमी हमारे शरीर में होती जाती है ना, बेसिकली उसी को मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसके कारण ही जो डिजीजेस होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वह लगातार बढ़ती चली जाती हैं, हमारे शरीर में बढ़ती चली जाती है, अपना प्रभाव डालते चली जाती है।
क्या उपाय है? हम लोगों को तो लगता है कि सुबह नाश्ता किए ही, दोपहर खाना खाए ही, रात में तो खाते ही है भर पेट, तो आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है? बैलेंस डाइट। हाँ, कहता है, देखिए खाने के बारे में तो बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं वह बेसिकली इसलिए नहीं खाते हैं कि हमारे शरीर को रोटी और चावल चाहिए। 10 मिनट में कॉल करिए, या अगर जुड़ जाइएगा जुड़ जाइए, ठीक है ना? तो हमारे शरीर में जो खाना है वो हमारे शरीर को रोटी, चावल, आटा, दाल ये सब नहीं चाहिए होता है। हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। न्यूट्रिशनल जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वह चाहिए होता है, जिसकी बदौलत हमारा शरीर चलता है। खाने के भी बहुत सारे तरीके हैं और इसपे कितने सारे दोहे, कितनी सारी कविताएं, कितने सारे छंद लिखे गए हैं। लेकिन एक जो मेरा पसंदीदा है, तो मैंने इधर हाल के दिनों में पढ़ा था और उसी को फिर अभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं, सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, और भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। सुबह का खाना कुंवर की तरह, दोपहर का खाना राजा की तरह, और रात का खाना एकदम गरीब आदमी की तरह खाइए, जैसे कुछ है ही नहीं है उस तरह से खा लीजिए। ये चीजें अगर आप करने लगते हैं तो यह भी आपके खान पान की आदत में बदलाव लाएगा और यह भी आपको बहुत ही मदद करेगा। बहुत सारी चीजों पे कहा गया है, एक से एक है, लेकिन एक जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम लोगों को क्रिएट करता है, आपको मालूम है, और नमक से संबंधित चीजें हैं जिसके कारण कितने तरह की प्रॉब्लम होती है। और उस पर भी जब मैं एक बार पढ़ रहा था, तो ऐसे ही देखते देखते आंख के सामने आ गया एक दोहा उससे भी रिलेटेड, कि पहला स्थान सेंधा नमक। खाना बनाने में अगर किसी नमक का उपयोग आप कर रहे हैं, तो पहला स्थान जो है वो सेंधा नमक को देना चाहिए। पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान। पहाड़ी नमक आपको मालूम होगा, रामदेव बाबा आजकल प्रचार कर रहे हैं कि यह हिमालय के पहाड़ से 2 लाख वर्ष पूर्व निकाला गया नमक है। अब 2 लाख वर्ष पूर्व जो है नमक निकाले हैं बाबा रामदेव, और उसपे एक्सपायरी लिखे हुए 6 महीना का। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि 2 लाख वर्ष से वो टिका हुआ था, लेकिन जैसे ही रामदेव बाबा निकाले 6 महीना में वो एक्सपायर होने वाला है। एनीवेज, मैं किसी का प्रचार नहीं करना चाहता, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, बट पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। जो उजला नमक हम लोग खाते हैं वह बेसिकली जहर के समान हो जाता है, और उसी के कारण आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो समस्याएं आती हैं वो किस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जैसे ही बीपी का प्रॉब्लम हुआ, नमक मना कर देता है, कहता भी है सेंधा नमक। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नमक मना हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग पूछें कि बैलेंस डाइट का क्या मतलब है, अगर रोटी चावल ये नहीं है, तो ये सारी चीजें हम लोग जो खाते हैं, तो इससे आखिर हमको मिलता क्या है? इससे हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। बैलेंस डाइट से हम लोगों को 3 चीजें चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और फाइटोन्यूट्रिएंट। अब इसको हिंदी में अगर कहूं, सूक्ष्म पोषक तत्व, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, और फाइटोन्यूट्रिएंट का एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी ध्यान में नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब ऐसा खाना, सूक्ष्म तो नाम है, लेकिन यह हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब वैसा खाना जो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। और फाइटोन्यूट्रिएंट तो एक पर्टिकुलर टर्म है जिसके बारे में अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये क्या है। आप देख पाएंगे यहाँ पे फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में, कि फाइटोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है ये प्लांट से डिराइव किए हुए वैसे न्यूट्रिएंट हैं जो हाई मात्रा में, अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और पावरफुल फाइटोकेमिकल्स को कैरी करते हैं, जिसका काम है कि सेल्स के साथ युद्ध करना, वैसी कोशिकाओं के साथ युद्ध करना जो हमारे शरीर को डेंजर में, खतरे में डालता है। अब इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से मैं पूछूं कि सेब का रंग लाल क्यों होता है, वह फल है, और नारंगी का रंग हरा क्यों होता है भाई? हाँ, अगर आप समझें तो क्या नाम है, लहसुन का रंग उजला होता है। आखिर इस सारे फलों के कलर अलग अलग क्यों होते हैं? अंगूर का कलर कुछ और क्यों होता है कि नहीं? तो इसके पीछे पहले हम लोग कहते थे भाई भगवान ने वैसा बनाया है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, कि उस फल के कलर के कारण उस फल के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिस गुण के कारण वह अपने आप को सारे तरह के आपदाओं और विपदाओं से बचाता है। आप सोच करके देखिए ना कि कितनी कड़ी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी क्या मौसम, कभी क्या मौसम, और उस मौसम में वो फल उपजता है और उस मौसम में वो अपने आप को सर्वाइव करता है। जब तक पेड़ में लगा रहता है तब तक ताजा रहता है, और वह बेसिकली उसके रंग के कारण ही उसमें वो प्रतिरोधक क्षमता आई हुई होती है।
और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई फल और सब्जी खाते हैं ना, तो वैसा फल और सब्जी खाएं जिसका पेड़ आपकी आंख के सामने हो। ऐसा क्यों कहते हैं? आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी, अगर मेरी मृत्यु अभी हो जाए तो 4 घंटे के बाद मेरा बॉडी डिकम्पोज होने लगेगा, और जितनी ज्यादा देर आप छोड़ेंगे उतनी ज्यादा देर लगातार डिकम्पोज होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब बहुत सारा स्मेल और ये सारी चीजें आने लगेंगी। इसीलिए फल के साथ भी वही होता है, जब आप फल तोड़ते हैं ना, 4 घंटे तक उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब उसमें मौजूद रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे वो डिकम्पोज होने लगता है। हम क्या करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, हम क्या करते हैं, बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। पिछले साल का जो सेब पड़ा हुआ था, उस सेब को इस साल बाजार में भेजा जाता है और हम उसको खाते हैं। तो बाकी सारी चीजें तो आपको मिलेंगी उससे, लेकिन फाइटोन्यूट्रिएंट आपको उससे नहीं मिलेगा। विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा उसकी कम हो चुकी होगी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोला था मैंने? मैक्रोन्यूट्रिएंट, बड़ा खाना, जो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। आज मैं आपको सिर्फ उनके नाम बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन पे जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनर हैं, मैंने उनसे बात की है, और इस ग्रुप के लिए स्पेशली अगले सेशन में मैं एक न्यूट्रिशनल ट्रेनर जो पिछले 10 वर्षों से यही काम कर रहे हैं, लगभग 5000 से ज्यादा सत्र वो दे चुके हैं इस न्यूट्रिएंट्स के ट्रेनिंग पे, इस न्यूट्रिशन के बारे में ट्रेन करने पे लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रशिक्षण सत्र में वो इसके बारे में प्रशिक्षण दे चुके हैं पिछले 10 वर्षों में 5000 से ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं, तो मैंने उनको बुलाया है स्पेशली अगले सत्र में, और वह आकर के आपसे इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसकी कितनी मात्रा की जरूरत है, और वो हम कैसे ले सकते हैं, किस खाने के किस प्रकार से, और अगर खाने से नहीं ले सकते हैं तो क्या ऐसा चीज है जो हम लेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए। हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का 67 से 70% हिस्सा जो है वह प्रोटीन है। आप जानते हैं, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 20 से 22% हिस्सा जो है वो पानी है, और 5 से 8% में बाकी सारी चीजें हैं, आपको मालूम है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में वो मौजूद है, ज्यादा मात्रा में वो मौजूद है। फैट कितना चाहिए? फैट के 2 प्रकार होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। एंड बैड फैट हर उस चीज में मौजूद है जो हम खा रहे हैं। गुड फैट हमको फैटी एसिड 6-3, ये जो 2 तरह का होता है उसमें से फैटी एसिड 3 को गुड फैट माना गया है। उसके लिए तीसी और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को खाना चाहिए। एक समुद्री मछली है जिसके बारे में ज्यादा बोला जाता है, तो उस पर हम आएंगे, वो एक्सपर्ट जो है, तो वो आपको बात करेंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट हम जो कुछ भी खाते हैं सबसे मिल ही जाता है। फाइबर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कम मात्रा में ही चाहिए, लेकिन ये चाहिए। हर उस रेशेदार पदार्थ में मिलता है जो हम खाते हैं। जैसे बेल का लट्ठा आप खा लीजिए, केला का छिलका खाइए ना, खूब फाइबर मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, केले के अंदर की चीज खाते हैं और छिलका गाय और भैंस को खिला देते हैं, तो उसको तो फाइबर मिल जाता है, हमको आपको नहीं मिलता। बेल का लट्ठा में मिलता था, तो अब क्या करते हैं, बेल का लट्ठा तो कोई खाता नहीं, उसका शरबत बनाते हैं और छान देते हैं, तो जितना रेशा है उसको बाहर कर दिए, तो फाइबर बाहर कर दिए। इसको समझिए। तो ये सारी चीजें हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में 13 तरह के विटामिन और 11 तरह के मिनरल होते हैं, और ये विटामिन और मिनरल आप जानते हैं कि हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए। बड़ा खाना जो हम लोगों ने खाया है उसको जलाने का यह काम करता है, और ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम यही करता है। लेकिन कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो जलेगा नहीं, और इसके कारण आपको ओबेसिटी और बहुत तरह की बीमारियां होने की संभावना है। तो यह आपको चाहिए। इसके बारे में भी आपके जो वो स्पेशल ट्रेनर आएंगे तो वो आपको बताएंगे। फाइटोन्यूट्रिएंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, इस विशेष ग्रुप को बनाने का 2 पर्पस है। एक, जो ऑलरेडी हम लोगों के साथ किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग स्वस्थ रहें, ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा मकसद है कि आप अगर जानकारी लेते हैं और आप अगर खुद को एक रोल मॉडल के रूप में, सोसाइटी के रूप में लेकर के आते हैं, आपकी फिटनेस लोगों के सामने इंप्रूव होती है, आप लोगों के सामने स्वास्थ्य के लेवल पे, स्वास्थ्य के मानक पर और खड़े उतरने लगते हैं, तो आप लोगों को मदद भी कर पाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो मैं किसी को कहने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता हूं, मैं नहीं कह पाऊंगा। और इसीलिए हम आपके अलग अलग पैरामीटर्स पे भी नजर रखेंगे। आपको कभी किसी तरह की समस्या होगी तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड आपको एडवाइस भी अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 7-8 अलग अलग क्षेत्र से डॉक्टर्स हैं जिनकी हम लोग मदद लेंगे, और उनसे भी आपको कभी कभी टाइम टू टाइम सलाह दिलवाया करेंगे। हमारे पास न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं ही, जो हमने आपको बताया, अगले सेशन में आपको मिलेंगे। उनसे भी आप कभी भी किसी भी तरह की समस्या होगी
तो बात कर सकते हैं, और कौन सा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट आपको मदद करेगा यह भी आप उनसे पूछ सकते हैं और उसको लेना शुरू कर सकते हैं। अगले सत्र से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो पैरामीटर्स यहाँ नीचे लिखे जा रहे हैं, ये जो फील्ड्स अलग-अलग लिखे जा रहे हैं, इसको एक कागज पे, चाहे एक मेल में, चाहे एक चीज पे नोट बना करके आप मुझे मेल कर देंगे। मेल में इसलिए कह रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, बट मेल कर देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि यह मेल स्पेशली डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ इस फिटनेस के लिए। जिनको भी किसी भी तरह की समस्या होगी वो मेल करेंगे, तो वहां से वो डाटा निकालने में मुझे आसानी होगी। पहला क्या करना है, आपको सबसे पहले नाम अपना लिखना है। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर देना है ताकि आपसे बात किया जा सके। आपका एज देना है, आपकी उम्र अभी कितनी है, आपका हाइट क्या है, लंबाई कितनी है, हाइट के हिसाब से आपका वजन ठीक है या नहीं है, तो वजन करके बताना है। आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है कि नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है कि नहीं रहता है, वो नाप करके बताना है। और इसमें ध्यान देना है कि एग्जैक्ट डाटा लीजिएगा। ये नहीं कि गए नपवाए, बुला रहे, नहीं आपका तो ठीक है, आप खुद से आए और 120-80 लिख दिया। नहीं, उससे पूछिएगा कि ठीक है, ठीक बोले तुम, लेकिन बताओ कि 125 है कि 130 है कि 129 है कि क्या है ना, ऊपर वाला, और नीचे वाला 85 है कि 90 है, क्या है। एग्जैक्ट डाटा लीजिएगा, कभी भी ऊपर के वाले चक्कर में मत रहिएगा। शुगर अपना जांच करा लेना है, शुगर का लेवल क्या रहता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना, वो जब तक सिम्टम नहीं आता है हम लोग इसका जांच नहीं कराते, लेकिन सिम्टम्स आने में बहुत समय लगता है, ये आपको पता है। और एक बार सिम्टम आया और फिर जब आप कराए तो बहुत लेट हो चुका होता है, बहुत देर हो चुका होता है। तो आप ये जरूर दें। हेमोग्लोबिन का लेवल आपका क्या है वो आप दे सकते हैं। पीएमडी स्कोर मुझे आपका जरूर चाहिए। पीएमडी कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। एंड सच बताते हैं दोस्त, अभी के समय में मैंने 90% से ज्यादा लोग इसके शिकार हैं, जाने अनजाने, और ये सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करने के चलते हो रहा है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसके चलते हो रहा है। हम धूप में कम समय बिताते हैं, विटामिन डी नहीं मिलता, हमारे खान पान में उन चीजों की कमी है जिससे आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की मात्रा ज्यादा मिले। इसीलिए हमारी हड्डियों का घनत्व घटता चला जा रहा है और हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान कब देते हैं, जब अचानक से किसी कारणवश हम गिरते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है, तब हमको लगता है कि अरे तो छोटा सा झटका मात्र लगा था, ये टूट कैसे गया। लेकिन एक्चुअली में ये छोटा सा झटका मात्र तो बहाना था, आपका हड्डी पहले ही इतना कमजोर हो चुका था कि वह टूट गया। तो बीएमडी का स्कोर जरूर मांग लें, एक जांच करा करके जरूर ले लीजिएगा और वो जरूर डालिएगा। इसको बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। इसी से पता चलता है कि आपका हड्डी अभी ठीक है, या आप ऑस्टियोपेनिया में घुस चुके हैं, या आप ऑस्टियोपोरोसिस में घुस चुके हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में अगर घुस गए हैं तब तो तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है ना, तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है। और मैं आपको सच बताता हूँ, ये सारी चीजें आप अपने फैमिली के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबका करा सकते हैं, क्योंकि बीमारी प्रकट नहीं होती, एकाएक प्रकट होती है और बहुत सारा खर्चा लेकर के आ जाता है। तो पहले से ही अलर्ट मोड में रहेंगे तो आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और इन सबों के अलावा अगर आपको अभी कोई वर्तमान में बीमारी है जिसका आप इलाज चला रहे हैं, तो उसके बारे में जरूर इसमें सूचना दें, जरूर उसमें लिखें, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। मेल आपको किस पे करना है, तो मेल आईडी है, आप नीचे देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, ताकि आप मुझे ये सारी जानकारी सही तरीके से भेज सकें। ईमेल आईडी है बी हेल्दी फर्स्ट, BEHEALTHY, बी हेल्दी फर्स्ट 0, ये ओ नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ये 0 है, बी हेल्दी फर्स्ट 0@gmail.com, है ना। और सच बताएं दोस्त, किसी भी काम से ज्यादा जरूरी सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना ही है, आप जानते हैं या आप समझते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक किताब जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वह है रेडियो स्टैंड। ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेडियो स्टैंड MD हैं, एंड इन्होंने एक किताब लिखी है। बेसिकली वो इंग्लिश में थी, इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल है। इंग्लिश में जो किताब थी उसका नाम था व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मे बी किलिंग यू। एंड ये बहुत ही अच्छी किताब है। हमारी टीम में अभी कुछ डॉक्टर्स ने अलग अलग जगहों पर ज्वाइन किया है, हमने उन सबों को ये अवेलेबल कराने की कोशिश की है। अभी आपको पता है कि एक डॉक्टर का अभी कुछ दिनों पहले सेलिब्रेशन चल रहा था, उन्होंने भी यह बात को स्वीकार किया कि पढ़ाई के दौरान सभी डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है, लेकिन सभी डॉक्टर्स उस न्यूट्रिशन के टॉपिक को सीरियसली नहीं लेते और कभी भी उस पर नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो फर्मा
एजेंसी जो होते हैं उनके चंगुल में फंस जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रलोभनों में फंस जाते हैं और इसीलिए वो इसको साइडलाइन करके चलते हैं। आप जानते हैं, और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो भागलपुर में मौजूद हैं, उनका कहना था। और उनका जो लिंक है 12-13 मिनट का यूट्यूब लिंक है, तो अभी मैं फिटनेस ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर सुनिएगा। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि ना ही मैं डॉक्टर रेडियस स्ट्रैंड का प्रचारक हूँ, ना ही मैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट का प्रचारक हूँ, लेकिन ये रेडियस स्ट्रैंड की किताब है और आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट किसी से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यह आपकी जानकारी के लिए है, ताकि आपके दिमाग से ये कॉन्सेप्शन हटे कि न्यूट्रिशन के कारण आप कितने हद तक स्वस्थ हो सकते हैं, है ना? फ्रेंड्स, अगला सेशन जो हम लोग करेंगे उसमें क्या-क्या रहेगा? पहला तो जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे बैलेंस डाइट में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसमें से जो 2 टॉपिक है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये दोनों रहेगा और इस पे बात करने के लिए मैं एक न्यूट्रिशनल ट्रेनर को लेकर के आता हूँ, जिनके पास न्यूट्रिशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का पिछले 10 वर्षों का अनुभव है ना? तो उनको लेकर के आऊँगा। और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, क्या हमें वो खाना से मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तब तो सप्लीमेंट चाहिए। व्हाई सप्लीमेंट? यह एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद व्हिच सप्लीमेंट, कौन से सप्लीमेंट लेने से होगा? किस तरह के सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे लोग बना रहे होंगे। तो कौन सी सप्लीमेंट, किस कंपनी का, कौन सी क्वालिटी का, यह भी वो आपसे जरूर बात करेंगे। अगले सेशन का डेट आप नोट कर सकते हैं। वह है 4 अक्टूबर 2021 और ये सेशन थोड़ा पहले होगा उस न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट के टाइम के हिसाब से, यानी 7 बजे से ही होगा। हाँ, आप अपने अगल-बगल, आस-पड़ोस जिनको भी चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहें और उनकी मदद करना चाहते हैं, आप उन सबों को उस सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आप उन सबों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट सेशन डेट है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है ना, वह हम जो महँगी-महँगी चीज़ें खरीदते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा समय तक हमारे साथ रहने वाला है। मुझे याद है कि 2018 में मैंने ये मोबाइल लिया था आईफ़ोन का और कितने सारे वर्ज़न इसके आ चुके हैं, है ना? उसके बाद से आईफ़ोन 8 उस समय लिए थे, अभी आईफ़ोन 13 आ गया है। मन ललचता है कि उसको भी बदल लें और जब बदलेंगे तो मोटा-मोटी 1 लाख देंगे। 18 में 58,000 रुपया इसको दिए थे। अब सोचिए कि एक सामान जिसको 2-3 साल ही अपने पास रखना है, उसके लिए मैंने 58,000 रुपए खर्च कर दिया। आप सोच करके देखिए, 36 महीना है, अगर आप महीने का जोड़िएगा तो 3 साल के ब 36 महीने हुए, महीने का जोड़िएगा तो लगभग 1600-1700 रुपया महीना हुआ। 1600-1700 रुपया महीना एक ऐसे सामान पर मैंने खर्च किया, जिसको अभी मुझे फेंक देना है। तो ये जो शरीर 70-75 सालों तक रह रहा है, क्या उस पे हम लोगों को 1600-1700 नहीं खर्च करना चाहिए? ये समझना है, उस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हमारे आस-पास जो कुछ भी आप नज़र दौड़ा लीजिए ना अपने आस-पास में। मैं अभी जिस लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, 50,000 का ये लैपटॉप है। आई डोंट नो कि 1 साल चलेगा कि 2 साल चलेगा, है कि नहीं? कितना खर्च हो रहा है इस पे। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं? क्या हमको अपने शरीर में, अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये सवाल मैं आप सबों के लिए खुला छोड़ कर के जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सभी लोग मेल पे वो सारे डिटेल्स भेजेंगे और अगले सत्र में हम लोग आपसे वापस से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी।